लखनऊ से मैं हूं अमन, वीओ इंडिया के लिए। पार्लियामेंट में मोदी सरकार के मिनिस्टर जयंत चौधरी ने बताया है कि पूरे इंडिया में करीब 12 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। माने 6 से 14 साल के ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते या 45 दिन स्कूल जाके छोड़ देते हैं। पर चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से करीब 8 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। पार्लियामेंट में तो ये मुद्दा उठा ही, यूपी विधानसभा में भी इस मुद्दे को ऑपोजिशन ने उठाया। एजुकेशन एक्सपर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश में प्राइवेट एजुकेशन बहुत महंगी है और सरकारी एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। पर बीजेपी लीडर्स का कहना है कि जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट आई है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है और सरकार की लगातार कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाएं। भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 7,85,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो क्या सरकार की कार्ययोजना में किसी प्रकार की कोई कमी है कि ये बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं? आप अगर कह रहे हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प से विद्यालयों की संरचना बहुत हो गया, तो 7,85,000 बच्चे कैसे स्कूल नहीं जा रहे हैं? सरकारी आंकड़े, इस पर माननीय मंत्री जी कुछ जवाब देना चाहेंगे? हम लोग हर वर्ष अभियान चला करके विशेष तौर पे, जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे विभाग के अधिकारीगण और समाज स्तर पे भी, लोगों के स्तर पे भी बृहद स्तर पे प्रयास किया जाता है। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हर वर्ष जब नया सत्र प्रारंभ होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं, जिसके माध्यम से हम लाखों की संख्या में, इस वर्ष भी लाखों की संख्या में हम ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो विद्यालय से जुड़े हुए नहीं थे, उनको हम इस व्यवस्था के साथ में जोड़ने के लिए हम सब लोग सफल हुए हैं। और आगे आने वाले समय में मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से सुनिश्चित करना चाहता हूं, उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो शिक्षा की व्यवस्था से दूर रहे। आपका 3 सवाल ऐसा है, उसमें राजा ने 3 सवाल कौन कौन से पूछे थे? ठीक है, तो हाँ बताओ। हम इस वक्त लखनऊ से करीब 50 किलोमीटर दूर माल के इलाके में आए हैं। यहाँ कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते। उनसे और उनके परिवार वालों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते। सरकारी स्कूल जबकि जगह जगह में हैं, वहाँ एजुकेशन भी फ्री है, मिड डे मील भी मिलता है, प्राइवेट स्कूल भी हैं, फिर भी क्या वजह है, ये जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ पे कुछ स्कूल्स में भी जाएंगे, टीचर्स से बात करेंगे और वहाँ के लोगों से बात करेंगे कि टीचर्स क्या क्या एफर्ट्स करते हैं कि बच्चे स्कूल जाएँ और उनके हिसाब से क्यों ऐसा है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते। बड़ा वाला दुकान पर कर दिया है, पढ़ा नहीं पाए किसी को। और ये 2 बच्चे जाते थे, स्कूल में नाम लिखाया था यहाँ खबहा पे, तो उसमें पढ़ाई नहीं होती, तो ये बच्चे भाग गए होते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। सरकारी स्कूल है? हाँ, तो 2 साल तो कहीं नहीं है, नाम ही नहीं लिखा पाई थे, कापी किताबें नहीं ले पाई, इतनी पढ़ाई महंगाई है तो कहाँ का करे लगी। प्राइवेट में कहूँ नाम ही नहीं लिखा हुआ, पैसे उतने नहीं। हाँ, पैसे नहीं बना पाते तो कहाँ लिखा दे। कहते तो हैं बच्चे पढ़ाओ, लेकिन नहीं बना पा रहे हैं। पहले टूट गया है, 1 साल हो गया। तो मन करता है पढ़ाने का? हाँ, मन तो करता है सर, यो कहे कि मन नहीं करता है। देख सब कुछ होती है कि सबके बच्चे पढ़े नहीं, हमारा पढ़ नहीं पा रहे हैं। आदमी 300 रुपया कमाते हैं तो क्या होता है, उसमें दाल ही सब्जी चल पाओ, इतनी महंगाई है। कितने साल के हो लगभग? 14 साल हो 14 साल। तो कभी स्कूल गए? कभी नहीं गए। और अभी क्या करते हो? काम करते हैं घर में। क्या काम? चारा पानी बनाते हैं। स्कूल मन जाता घर करता है, पैसे नहीं थे तो मैंने स्कूल नहीं जा पाया। पापा मंजूरी करते हैं, दाल सब्जी हो जाता है। कितने साल के हो? 12। स्कूल जाते हो? नहीं, क्यों? सब काम है बहुत। क्या काम करते हो? बकरी भैंसियों का अच्छा, तो अभी कहाँ ले जा रहे हो? चराने। अच्छा, तो दिन भर में क्या कितनी देर काम करते हो? 5 घंटे। और घर क्या यही बकरी का? हाँ, बकरी का 3 घंटे और भैंसियों का। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त पूनम जी हैं। आपके 3 बच्चे हैं और तीनों स्कूल नहीं जाते हैं। तो बच्चे कितने कितने साल के हैं? एक बड़ी वाली लड़की 14 साल की है, ये 12 साल का, एक 13 साल का। तो तीनों स्कूल नहीं जाते? नहीं, क्यों? पैसा की दिक्कत है, इसीलिए। महंगा नहीं लगता है सारा, जब अपने पास पैसा नहीं है तो महंगा हर एक चीज़ लगता है। हम इस वक्त लखनऊ के मोहनलालगंज के रायभान खेड़ा में आए हैं। यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं, इसमें से कुछ स्कूल जाते हैं, कुछ स्कूल नहीं जाते। यहाँ जितने बच्चे हैं उसमें आपने कहा एक है विराट है, वो स्कूल नहीं जाता। तो क्या वजह है, वो स्कूल क्यों नहीं जाता?
क्योंकि वहाँ फीस महंगी है। ये लोग हम लोग गरीब हैं, पैसा इतना आता नहीं है, तब क्या खाएं क्या पढ़ाएं। तो एक बच्चा पढ़ रहा है, एक बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। स्कूल में सरकार कहते हैं मिड डे मील भी मिलता है, खाने को भी मिलता है, तो उस मतलब वो आप और किताबें भी जैसे फ्री में मिल जाती हैं, तब भी भेज नहीं पाते। अरे वो सरकारी स्कूल में जब तक 6 साल का पूरा बच्चा नहीं हो जाता तब तक वहाँ नहीं लिखते। आंगनबाड़ी यहाँ पे है ही नहीं। तुम्हारा मन करता है स्कूल जाने का? हाँ, रोज कहेंगे कि मम्मी हम मुझे जाते हैं, हम मुझे भी स्कूल। यहाँ जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, इसकी क्या वजह है? बस वजह यही है, जो 300-400 रुपये कमाते हैं, अब क्या कमाएं और क्या लोन तेल चलाएं, वही बच्चे को क्या पढ़ाएं, इसी वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं। फीस भी महंगी है और यहाँ पर कपड़े उपड़े सब खरीदना पड़ता है तुरंत, इसी वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो फीस कितनी होगी? 250 रुपये है फीस और 500 रुपये वाइन की है, 700 रुपये होती है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं जाते हैं। आप फिर से दाखिला कराने ले गई, तो क्या हुआ? हुआ कहाँ है कि बता रहे हैं अपने घर पर पहले सिखाओ जाए, फिर महीना खाड़ के बाद पहले फिर छोड़ जाओ है स्कूल में, नहीं फिर नाम लिखाओ। अब नाम लिखाई कहीं भी तो नाम लिखाई मैं नहीं तो दारू गांजा पियते हैं, कहीं भी तो अपने माथे मोड़े को इतनी गरीबी में नहीं भैया को पढ़ा लिए। तुम बताओ आपको क्या लगता है, आप इतने टाइम से गांव में हैं, सब देख रहे हैं कि यहाँ जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, उसकी आपको क्या वजह लगती है? वजह वही, अब ज़्यादा रोजगार नहीं, इसकी वजह है वही। 200-300 रुपये कमाते, 300 दिहाड़ी कमाते हैं, वही में घर चलाए कि बच्चों को पढ़ाने जाएं, या सरकारी में जाते हैं। और जो प्राइवेट है उसकी क्या फीस है? प्राइवेट की 150, 200, 300, 250 रुपये महीना है, 250-300। अच्छा, भेजेंगे तो हमको मालूम है। और वहाँ बच्चे जैसे जाते हैं तो कैसे जाते हैं? या तो छोड़ने जाओ या तो फिर वाइन करो। तो वैन की अलग फिर पैसे? अलग के वाइन के कितने? 400 रुपये महीने के अलग है। वैन के 400 रुपये 400 और स्कूल के 250-300, 250। तो मतलब 700 रुपये एक तरीके। हाँ, 700 रुपये हो गए। या बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओगे तो और ज़्यादा चार्ज, 1500 रुपया। सरकारी में क्या दिक्कत आप बता रहे थे? बहुत लोग हैं, जैसे कि 40-50 बच्चे आते हैं, एक टीचर रहता है, वो कैसे हैंडल कर पाएगा, इसलिए बहुत बच्चे नहीं जा पाते हैं। इस वक्त हम लखनऊ के उमरावल में हैं और यहाँ एक हम सरकारी स्कूल में आए हैं। अभी दिन के जैसे 2:10 हो रहे हैं, स्कूल जो है 3 बजे तक चलता है। अभी यहाँ पे जैसे बच्चे नहीं हैं, टीचर्स भी नहीं हैं, तो अभी टीचर कहाँ गई हैं? टीचर अभी चली गई हैं, मतलब उनका बीलो काम चलते तो अभी चली गई हैं। बीएलओ के पास? हाँ, बीलो के पास गई। अच्छा, और बच्चे? बच्चन के यार मतलब छुट्टी दी गई हैं। अच्छा, बच्चे बहुत दैचल मचियावे लागत हैं। बीएलओ वगैरह काम दे रहे हैं सब। अच्छा, तो अकेले क्या पढ़ाएगी, बीएलओ काम करेगी वो तो। अच्छा, जो शिक्षा मित्र हैं हाँ, उनको बीएलओ का भी BLO काम का दिया काम, हो? हाँ। तो उनके पास मतलब पढ़ाने का समय नहीं है, वो तो मैं क्या करें, वहाँ काम देखें यहाँ देखें, क्या करें वो बेचारे। आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या वजह लगती है कि जैसे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उसके पीछे? बच्चे क्योंकि देहाती पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उसमें जैसे बच्चों को घर पे काम कराने के लिए रोक लिया, खेती में काम है, या उनके यहाँ शादी ब्याह है, तो शादी ब्याह होती है तो को महीने भर ना हुए बच्चे। अब उनको समझाने के लिए हम लोग बार बार प्रयास करते हैं, हर महीने मीटिंग होती है यहाँ पे, उनको समझाया जाता है, शिक्षा का महत्व बताया जाता है, और घर पे भी उनके जाकर के अभिभावक से संपर्क कराया जाता है। एक रजिस्टर भी बनाया है जिसमें उनके साइन कराए जाते हैं कि बच्चों को भेजो। यहाँ से बुलावा टोली भी बनाई गई है बच्चों को, कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको लेकर के आवें। तो यही सब प्रयास चल रहे हैं। एक कमी ये है कि जैसे माल में मैं हूँ और यहाँ पे टीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, मतलब टीचर्स यहाँ पे कम है संख्या में। तो इस वजह से जैसे पास के स्कूल में एकल अध्यापक है, मैं खुद सहायक अध्यापक इकलौता हूँ। तो अब ऐसी हालत में बच्चों को उस लेवल की पढ़ाई नहीं मिल पाती है जो उनका अधिकार बनता है। आप लोग क्या कोशिशें करते हैं कि जो बच्चे नहीं जा पा रहे वो जाएं? यहाँ से सर अपना स्पीकर वगैरह ले करके जाते हैं कि उसका अनाउंसमेंट भी करवाते हैं कि मतलब अब स्कूल चलो अभियान शुरू हो गया है, आप लोग चलिए। और कुछ तो बच्चे आ जाते हैं, बहुत बच्चे नहीं आते हैं, उसके बाद भी नहीं आते हैं। उनसे जैसे पेरेंट्स से पूछा जाता है या बच्चों से ही पूछा गया तो बच्चों ने ही बता दिया कि पापा ने हमको खेत में लगा लिया, चावल की कटाई चल रही है, गेहूं की बुआई चल रही है। हम छोटे छोटे बच्चों को हम घर में बैठ करके, जैसे लड़कियां हैं थोड़ा सा बड़ी हो गई तो
तो पापा लोग सब चले गए और छोटा बच्चा है उसको हम संभाल रहे थे, उसको हम देख रहे थे। इस वजह से बहन जी हम स्कूल नहीं आ पाए। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मैग्सेसे अवार्ड विनर संदीप पांडे जी हैं। तो संदीप जी, ये जो जयंत चौधरी ने आंकड़े दिए हैं, जब सरकार खुद मान रही है कि यूपी में करीब 8 लाख स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल हैं, तो ये आंकड़े चौंकाते हैं? मुझे तो इस अर्थ में चौंकाने वाले लग रहे हैं कि बहुत कम लग रही है ये संख्या। क्या वजह है? आप तो इतना काम करते हैं, आरटीई पे भी काम करते हैं, क्या वजह है कि इतने बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जाते या ड्रॉप आउट कर जाते हैं? देखिए, इसकी कई वजहें हैं। पहली वजह तो ये है कि भारत में अभी भी बहुत गरीबी है। उनको नहीं लगता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख के कोई बहुत अच्छी नौकरी पाएंगे, इसलिए वो अपने बच्चों को निकाल लेते हैं स्कूल से, या तो डालते ही नहीं हैं या निकाल लेते हैं। ये बच्चे परिवार के कामों में हाथ बटाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो शिक्षा के निजीकरण की नीति है, इसने बहुत नुकसान किया है। क्योंकि 1968 में कोठारी आयोग की ये सिफारिश थी कि भारत में समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए। समान शिक्षा प्रणाली का मतलब ये कि एक ही जैसे विद्यालय सभी बच्चों के लिए हों। और आपको ये बता दें कि दुनिया में जिन जिन देशों ने 99-100% साक्षरता दर हासिल की है, वो सारे वो देश हैं जिन्होंने समान शिक्षा प्रणाली को लागू किया है। यानी कि विद्यालय सरकार चलाती है, सरकार ही पैसा देती है और सरकार नियंत्रित करती है। 25% अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग, यानी आप समझ लीजिए कि गरीब वर्ग के बच्चे, उनको ये मौका दिया गया कि वो निजी विद्यालयों में 25% तक न्यूनतम पढ़ सकते हैं। और आज ऐसी हालत हो गई है कि निजी विद्यालय इतने शक्तिशाली हो गए हैं, शहर के बहुत सारे स्कूल गरीब बच्चों को अपने यहाँ दाखिला नहीं देते हैं। सरकारी विद्यालय बढ़िया है नहीं, उनकी हालत ऐसी है कि जो शिक्षक है वो भी अपने बच्चे को वहाँ नहीं पढ़ाता। 2015 में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल साहब ने एक फैसला सुनाया और उन्होंने ये कहा कि जितने सरकारी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं, उनके बच्चे अनिवार्य रूप से सरकारी विद्यालय में पढ़ने चाहिए। क्योंकि अगर सरकारी तनख्वाह पाने वालों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने लगेंगे तो उन विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ जाएगी और फिर गरीब के बच्चों को भी लाभ मिलेगा। सरकार कहती है, और मतलब ये जो तर्क आता है कि यूपी में तो जो एजुकेशन जो है फ्री है, मिड डे मील भी फ्री में मिलते हैं, यूनिफॉर्म भी मिलती है, बुक्स भी मिलती हैं, फिर क्या वजह है कि लोग एडमिशन नहीं करवा रहे? क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है ना, तो लोगों को कोई उम्मीद नहीं है कि हमारा बच्चा अगर पढ़ के यहाँ से निकलेगा तो उसको कोई अच्छी नौकरी मिलेगी या उसका जीवन बेहतर होगा। तो खाना मिल जाता है, ये बात सही है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी ना होने के कारण मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा था कि चूँकि समान शिक्षा प्रणाली लागू नहीं है, सुधीर अग्रवाल साहब का फैसला लागू नहीं हुआ, सरकारी विद्यालय बंद होते जा रहे हैं, तो गरीब के बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर सिमटते जा रहे हैं। अब उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती क्योंकि वो निजी विद्यालय में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। जैसे हम लोग कुछ स्कूल्स में गए गांव में, तो वहाँ लोगों से मिले, कई लोगों से मिले, तो ज़्यादातर क्या एक तरीके से मैं कहूँगा 100% जिनके भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो सब दलित थे। जी जी। तो ये क्या हम लोग कोइंसिडेंस था कि हम लोग ऐसी जगह पहुँचे जहाँ, हालांकि हम लोग 3 गांव में गए अलग अलग एरिया में, वो भी जो आपस में बहुत दूर हैं, तब भी हम लोग को ऐसा मिला, ये कोइंसिडेंस था या ये प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है। देखिए, हमारे समाज में एक जाति व्यवस्था है और दलितों के साथ अभी भी भेदभाव होता है। ये तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि मध्याह्न भोजन में दलित बच्चों को अलग बिठा दिया जाता है। पहले ये प्रावधान था कि जो खाना पकाने वाली होगी वो दलित महिला होगी, मतलब प्राथमिकता उसको दी जाएगी, दलित एकल महिला। लेकिन कई ऐसे समाचार सुनने को मिले कि जब दलित महिला ने खाना बनाया तो जो ऊंची जाति के बच्चे थे उन्होंने खाने से मना कर दिया। तो दलितों के साथ भेदभाव आज भी होता है। और जब वो विद्यालय में दाखिला लेने जाते हैं तो जैसा डॉक्टर अंबेडकर के साथ हुआ था भेदभाव, वो उनके साथ भी होता है।
नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को व्यवसायोन्मुख किया गया। ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा था। उसको कम करने के लिए जगह जगह जो शिक्षा थी, जैसे छात्राओं के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। बेसिक स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बहुत अच्छा किया गया, यूपी में खास तौर से। बिल्डिंग्स को अलंकार योजना लाए और अलंकार योजना के माध्यम से उनका जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ, जो पहले से बनी हुई बिल्डिंग्स थे। और इसके साथ साथ जो टीचर्स की कमी थी, मैं समझता हूँ कि 1.25 लाख से ऊपर बेसिक में और लगभग 40 से 50 हज़ार के आसपास माध्यमिक में नए शिक्षकों की भर्ती हुई। तो मैं कह सकता हूँ कि शैक्षिक जो स्तर था वो इन विगत 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में ये उन्नयन के दौर पे था, समृद्धि थी। एक स्तरीय शिक्षा का जहाँ प्रारब्ध हुआ। मुफ्त में जो भोजन की व्यवस्था है 5वीं तक के बच्चों को, 8वीं तक के बच्चों को, उस पर भोजन की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया गया, पौष्टिक आहार मिले। फीस ना के बराबर, बल्कि बालिकाओं के लिए तो बिल्कुल मुफ्त शिक्षा। तो इससे लोगों का आकर्षण सरकारी विद्यालयों की तरफ बढ़ा। और चूंकि गरीब और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग ज़्यादा ड्रॉप आउट होता था, उनके परिवार के बच्चे होते थे, और ख़ासतौर से लड़कियाँ। महिला सशक्तिकरण का जो दौर चला उसमें बच्चियों को लोगों ने विद्यालय भेजना शुरू कर दिया। तो जो बेसिक शिक्षा स्तर पर जो 8वीं कक्षा तक पे जो ड्रॉप आउट रेट था उसमें काफ़ी कमी आई। अभी भी जैसे हम लोग कुछ गांव में गए तो कुछ लोगों ने कहा कि जैसे सरकारी स्कूल में जो एजुकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो हम इसलिए नहीं भेजते, और प्राइवेट बहुत महंगा है। थोड़ा दोनों पे ध्यान दिया गया। जैसे प्राइवेट पे शुल्क का नियंत्रण अधिनियम को हम लोगों ने लागू किया, कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया। मेरे खिलाफ 17 रिट हो गई थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत अच्छा आया और आज शुल्क नियंत्रण अधिनियम यहाँ पर लागू हुआ। तो एक तो प्राइवेट पे नियंत्रण करने की कोशिश हुई, और दूसरा सरकारी विद्यालयों को प्राइवेट के समकक्ष उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके तो टीचिंग में हमारा सरकारी से अच्छा प्राइवेट होगा ऐसा मैं नहीं कहता, मैं तुलना नहीं करता दोनों की। लेकिन जो सरकारी विद्यालय है वहाँ शिक्षक की एक निश्चित आहर्ता है, उसको पार करने के बाद जैसे बीएड होंगे, टीटी होंगे, या उनकी और आहर्ता रखी जाती है। उसके बाद उनका कंपटीशन होता है, लिखित परीक्षा होती है, उसको पास करके आते। इसके मतलब है कि एक अच्छा शैक्षिक अनुभव वाले लोग आते हैं।